कभी कभार लोग अपने जज्बात का इजहार भी करते हैं, बर्दाश्त कैसे करते हैं लोग? कभी कभी तो बहुत मुश्किल हो जाती है। कभी कभी लोग रेड लाइन क्रॉस भी कर जाते हैं तो फिर हमारे पास ब्लॉक का ही एक ऑप्शन बचता है। जो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स थे वो चार्ज भी करते थे, शायद अब भी करते होंगे, तो आप पे भी इल्ज़ाम लगा कि भाई रियलिटीज़ वाले भी पैसे लेते हैं। आपको कोई पैसे देगा तो वो आपसे काम भी अपनी मर्जी से लेगा, तो मैं काम अपनी मर्जी से करता हूँ और मैं पैसे नहीं लेता। आज के गेस्ट एक ऐसे फाइनेंस लीडर हैं जिन्होंने मिडिल ईस्ट के टॉप बिजनेस ग्रुप्स में अपनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्टैब्लिश की है। FCCA, एक्स अर्नस्ट एंड यंग और आज लफाना होल्डिंग के ग्रुप CFO और फाउंडर ऑफ रियाद ईटरीज के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप तक इनकी जर्नी ने पावरफुल इम्पैक्ट छोड़ा है। प्रेजेंटिंग यू मोहसिन जलाली। कोविड के बाद ऐसी यलगार आई कराची के रेस्टोरेंट की, कुछ जावेद निहारी भी आ रहा है, बिरयानी भी आ रही, सब चीज़ें मतलब आपको अवेलेबल। चंद एक रेस्टोरेंट पे एक बेसिक निहारी या बेसिक बिहारी चिकन टाइप की चीज़ मिल जाती थी। अदर देन दैट कराची स्टाइल का फूड कहीं पे भी नहीं मिलता था। लोगों के सवाल होते हैं इन्वेस्टमेंट करें न करें, और अक्सर लोग समझते हैं शायद हम सऊदी अरब में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। फ्रॉम लास्ट 2 years ना सऊदी अरबिया के लॉज में बहुत मैसिव चेंजेस आए जिसके बारे में लोगों को अभी तक अवेयरनेस नहीं है। पाकिस्तान से लोग वहाँ जाते हैं, ये ट्रेंड वाइट कॉलर में भी आ गया है। हमारे अकाउंटेंसी प्रोफेशन के CA काफ़ी जा रहे हैं ना, जो भी लोग आ रहे हैं वो अपना स्किल सेट इम्प्रूव कर गए तो हैं। आपको यही थ्रेट नहीं लगता प्रोफेशन में? कभी भी नहीं लगता। क्या ये AI हमें ऑब्सोलीट कर देगा? यस, अगर आप ऐसी जॉब करेंगे तो इट इज़ अ जॉब थ्रेट फॉर यू। आपने ऑर्गेनिकली एक ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करते हुए C-suite तक पहुंचे, क्या एडवाइस देंगे, क्योंकि हर कोई नहीं पहुंच पाता? अगर आपने ग्रो करना है तो आपने एडिशनल टास्क लेनी पड़ेगी। रियाज इटरीज को मैनेज करते हुए कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जो आपको याद रह गया हो? नागवार भी बहुत सारे हुए, कुछ गवार भी बहुत सारे हुए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह करें। और अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि वो भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट से फायदा उठा सकें। शुक्रिया। आपको क्या सूझी बैठे बिठाए 2018 में कि या 19 में कि रियाद ईटरीज की तरफ आ गए? बहुत आपको शौक था खाने पीने का? यार मैं ना बहुत ज़्यादा फूडी नहीं था। ऑब्वियसली बीइंग कराचीआइट खाने के शौकीन तो थे हम लोग, बट द थिंग विच ट्रिगर के मैं ग्रुप बनाऊं, मेरा एक दोस्त था, वो जद्दा इडरीस के नाम से ग्रुप चलाता था और वो जद्दा में रन करता था। ही इज़ माई चाइल्डहुड फ्रेंड और हम लोग साथ इधर कराची में क्रिकेट वगैरह खेलते रहे हैं, एक ही मोहल्ले में रहे हैं। तो ही यूज टू आस्क मी एवरी टाइम कि यार मोहसिन तुम भी बनाओ, रियाद इडरीस बनाओ, रियाद इडरीस बनाओ। एंड आई यूज टू से टू हिम यार टाइम नहीं है, कौन देखेगा, क्या होगा। तो मेरी फैमिली जो है, मैंने अपनी फैमिली को न्यूजीलैंड मूव किया बैक इन 2017 और मैं भी उनके साथ गया। फिर 19 में मैंने अपनी फैमिली को तकरीबन 6 महीने के लिए न्यूजीलैंड शिफ्ट कर दिया और मैं एवरी 2 वीक्स ट्रैवल करता था। मैं न्यूजीलैंड जाता था एंड फिर 2 वीक्स इन सऊदी, 2 वीक्स इन न्यूजीलैंड। तो जब मैं 2 वीक्स इन सऊदी होता था तो हम लोग रात को क्रिकेट खेलते थे और क्रिकेट खेल के हम लोग बैठते थे खाना खाने। तो फिर उधर से मैंने कहा चलो अब जब बैठे हुए हैं, घर जाके भी फैमिली नहीं है, तो लेट्स डू इट। मैंने पिक्चर्स ली वहाँ से और मैंने पोस्ट करना शुरू की। तो हमारे जो क्रिकेट के 20-22 लड़के साथ होते थे उन सबको मैंने ऐड किया। देन वी स्टार्टेड एंड आज वो जो है वो 20-22 से 1,22,000 है माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बताएं कि रियाद ईटरीज पे कभी कभार लोग अपने जज्बात का इजहार भी करते हैं। आप जिस बैकग्राउंड से हैं, एक बड़ा बुर्दबात किस्म का एक बैकग्राउंड है आपका माशाल्लाह से, प्रोफेशनल चार्ट अकाउंटेंट है, ग्रुप CFO लेवल पर एक बड़े फैमिली हाउस के साथ मुंसलिक हैं, बर्दाश्त कैसे करते हैं लोग? कभी कभी तो बहुत मुश्किल हो जाती क्योंकि है। सामने कमेंट करने वाला तो कोई भी आ सकता है, वो नहीं देख रहा है कि आगे कौन बैठा हुआ है, वो तो बस एक अनफिल्टर कमेंट कर रहा है। वो कैसे मैनेज करता है? नबील, कभी कभी तो बहुत गुस्सा भी आता है, लेकिन मैंने एक अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया था कि जब आप पब्लिकली एक्सपोज होंगे तो आपको हर तरीके की चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। और कभी कभी लोग रेड लाइन क्रॉस भी कर जाते हैं तो फिर हमारे पास ब्लॉक का ही एक ऑप्शन बचता है। लेकिन इट वॉज नेवर माई प्रायोरिटी एंड इट विल नेवर बी माई प्रायोरिटी कि मैं लोगों की आवाज़ को बंद करूं। मैंने शुरू में भी सपोर्ट किया है। मेरे कुछ टीम मेंबर्स हैं और थे भी जो इस बात को कहते थे कि यार हमें इतनी डिबेट करने की लोगों से ज़रूरत नहीं है, लेट्स ब्लॉक एंड मूव अहेड। अभी आप लोगों ने देखा होगा ट्रेंड थोड़ा चेंज किया हमने और मैं लोगों को देता हूँ कि यार आप लोग बात करें, स्पेस देता हूँ, लेकिन तरीके तहजीब के साथ अपना कंसर्न रखें। बहुत बार लोग ऐसा होता है कि फूड के ऊपर ऐसे लफ्ज़ फूड के बारे में, रेस्टोरेंट के ओनर्स के बारे में, हमारे बारे में यूज़ करते हैं कि जिनको सहना फिर मुश्किल हो जाता है। तो अगर कोई तरीके तमीज़ और तहजीब के साथ बात करे तो सारी बातें सुनी भी जाती हैं और कोशिश ये करते हैं कि लोगों को बोलने का मौका दिया जाए।
और सऊदीया में जो लॉज एंड रेगुलेशन है वो भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं इस बात को नहीं समझते कि उनकी कुछ स्टेटमेंट्स उनके लिए या किसी और के लिए ट्रबल बन सकते हैं। तो अब बजाय इसके कि मैं सबको ये बात समझाऊं कि यार आपने ये समझने की ज़रूरत है, मैं या तो उन कमेंट्स को रिमूव करता हूँ, या फिर अगर वो डिसेंट होते हैं इस तरीके से कि उस पर कोई इश्यूज़ नहीं बनते तो उनको हम जाने देते हैं। सही। अच्छा ये बताएं कि एक टाइम पे जब आपका नया ही था पेज, इतने ज़्यादा थी, मेरे ख्याल से 20-30,000 थे जब मैं ज्वाइन किया था, और उस टाइम जो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स थे वो चार्ज भी करते थे, शायद अब भी करते होंगे, तो आप पे भी इल्ज़ाम लगा कि भाई रियाद इट्रीज वाले भी पैसे लेते हैं। क्या हकीकत क्या है कि वाकई पैसे वैसे का सीन है क्या? यार नबील, मैंने ना आज तक रियालिटीज़ में किसी भी रेस्टोरेंट से एक के रियाल भी नहीं लिए, सही। किसी भी रेस्टोरेंट से नहीं लिए। उसके पीछे एक वजह है। वजह ये है कि मेरा ये प्रोफेशन नहीं है। और एक रेस्टोरेंट वाला ना नॉर्मली 1000, देखो आप माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स का वर्ड तुमने यूज़ किया, तो जो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना वो 200 से शुरू होते हैं और वो 2000 तक चार्ज करते हैं। ठीक है, अब ये मेरी प्रोफाइल नहीं है कि मैं किसी की गाइडेंस लूँ 2000 के लिए भी, मैं मैक्सिमम साइड पे ले लूँ। मैं ये नहीं टॉलरेट कर सकता कि एक्स रेस्टोरेंट मुझे बोले कि आपने ये इस तरह नहीं लिखा, आप ये इसको इस तरह लिखो। मैं किसी की गाइडेंस डिक्टेशन नहीं ले सकता। इट्स नॉट माई पर्सनैलिटी और इट्स नॉट माई प्रोफाइल कि मैं इस तरीके से लूँ। इस बात को लोग बिल्कुल भी एटीट्यूड ना लें। लोग से कहेंगे कि न वो जो है प्राउड ही है, ये है, बट टाइम चाहिए होता है। जब आपको कोई पैसे देगा तो वो आपसे काम भी अपनी मर्जी से लेगा। तो मैं काम अपनी मर्जी से करता हूँ और मैं पैसे नहीं लेता। और ये बात मैंने और ये पहले आपकी पूरी टीम रियाद इट्रीज पूरी की टीम follow कर रही है? मेरी टीम के लिए ना बड़ी क्लियर गाइडलाइंस है। मेरी टीम ऐसी नहीं है कि मैंने किसी को इनबॉक्स किया और बोला कि मेरा टीम मेंबर बन जाओ और वो मेरा मॉडरेटर बन गया और वो मेरे साथ काम करने लगे। मेरे पास 100+ रिक्वेस्ट आती है कि मुझे मॉडरेटर बना दें। मैं नहीं बनाता। मैं मॉडरेटर की स्लॉट्स ओपन करता हूँ, मैं उनकी एप्लीकेशन लेता हूँ, उनको असेस करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ और फिर मैं मॉडरेटर अप्रूव करता हूँ। और जब मैं मॉडरेटर अप्रूव करता हूँ उससे पहले मैं उनको एक गाइडलाइन देता हूँ कि आपको ये रूल फॉलो करने होंगे। इफ़ यू विल नॉट फॉलो एनी वन ऑफ देम यू विल हैव अ राइट टू लीव मॉडरेटरशिप और आई विल रिमूव यू फ्रॉम मॉडरेटरशिप। मैं पहले राइट देता हूँ कि भाई आप छोड़ दें खुद ही। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा सच मेजर चैलेंज नहीं आया। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, रियाद इट्रीज चार्ज नहीं करता। माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स जो चार्ज करते हैं हम उनको भी बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, क्योंकि फिर वो बायस्ड रिव्यूज़ आते हैं और उसकी वजह से हम उनको कंट्रोल करते हैं। जहाँ तक हमें पता होता है हम उनको रोकते हैं, जहाँ तक नहीं पता होता फिर हम उनको जाने देते हैं। लेकिन रियाद इट्रीज कुछ भी चार्ज नहीं करता किसी को भी। सही। अच्छा ये बताएं कि जब आप भी थे, हम दोनों कराचीइट हैं, और जब हम लोग गए थे तो 2020 तक मुझे याद है कि पाकिस्तानी रेस्टोरेंट थे, कराची के रेस्टोरेंट नहीं थे। और फिर कोविड के बाद ऐसी यलगार आई कराची के रेस्टोरेंट की, कुछ जावेद निहारी भी आ रहा है, बिरयानी भी आ रही, सब चीज़ें मतलब आपको अवेलेबल। ऐसा क्या हुआ बीच में कि यू आर द गाय फ्रॉम बिजनेस बैकग्राउंड एज वेल, यू अंडरस्टैंड कि ऐसे क्या डायनामिक्स चेंज हुए जिसकी वजह से कराची वाले रेस्टोरेंट खोलने के लिए आमादा हुए और एकदम से आ गए? नबील, बिल्कुल रियाद में ना बहुत बड़ा गैप था अप टू 2019 पाकिस्तानी फूड, कराची के फूड का। और ये गैप बहुत सारे लोगों ने फील भी करते थे। इवन मैं भी एट होम फील करता था, यार ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। चंद एक रेस्टोरेंट पे एक बेसिक निहारी या बेसिक बिहारी चिकन टाइप की चीज़ मिल जाती थी। अदर देन दैट कराची स्टाइल का फूड कहीं पे भी नहीं मिलता था। 2020 में एक रेस्टोरेंट आया कराची बिरयानी के नाम से। उन्होंने जब बिरयानी लॉन्च की और एक रिमोट एरिया में लॉन्च की, काफ़ी दूर सिटी से लॉन्च की, और वो सक्सेस रहा और रियाद इट्रीज पे बड़ी वायरल हुई वो बिरयानी। तो लोगों ने जो दूसरे लोग इस गैप को फील करते थे उन्होंने कहा यार मतलब गैप भी है, प्लेटफॉर्म भी है, वायरल होने की का तरीका भी है, तो फिर वाई नॉट ट्राई गिव इट अ ट्राई। तो फिर फूड कॉर्नर वालों ने एक डिसीजन लिया एंड दे पोस्टेड द रिव्यू, दे मेड अ पोस्ट कि हम एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, आप लोग उसका नाम प्रपोज करें। और फिर काफ़ी उसके ऊपर डिबेट चलती रही। कोविड के दिन थे, लोग घरों पे भी होते थे। फिर बिरयानी किंग आया, फिर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आए और वो एक साइकिल चलता गया। तो मैं समझता ये हूँ कि जो गैप था वो जब सब एक्सप्लोर कर ही रहे थे कि गैप है, आइडेंटिफाई कर रहे थे गैप लोग, लेकिन करने की करेज नहीं थी। जब व्हेन पीपल से कि गैप भी है, पोजीशन भी है कि हम अपनी चीज़ों को वो कर सकते हैं, और लोगों ने दूसरों की सक्सेस भी देखी, तो इट मोटिवेट्स अदर
कि ये एक्शन लिया जाए, और उन्होंने ये स्टेप लिए। और माशाल्लाह उस टाइम के कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जो अब आज के रियाद के मेन रेस्टोरेंट्स हैं माशाल्लाह। तो दिस इज़ हाउ इट वर्कड आउट। ऑब्वियसली so many people, some of the restaurant owners as well says to me कि इट्स रियाद ईटरीज जिसने हमें पुश दिया या प्रमोट किया कि हम ये काम शुरू करें और ये चीज़ करें। तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा रियाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी को इस चीज़ से फ़ायदा हुआ, उन रेस्टोरेंट्स के खुलने से भी और रियाद ईटरीज से भी। अच्छा, मैंने रिसेंटली नोटिस किया है कि आप लाइव सेशंस की तरफ भी आ गए हैं और एक डिफरेंट डायरेक्शन में है और माशाल्लाह टीम भी ग्रो की है, तो क्या एम्बिशंस क्या हैं आपके? ये जो है ना लाइव सेशंस तो हम लोग शुरू से करते थे, और हम लोग तकरीबन वंस अ वीक ट्वाइस अ वीक करते थे हम लोग, कभी भी वीकेंड पे नहीं करते थे। लेकिन अब व्हाट आई रियलाइज्ड कि जो है इतने नंबर ऑफ़ रेस्टोरेंट्स बढ़ गए हैं और कुछ लोग मुझसे नाराज़ भी होना शुरू हो गए थे कि आप हमें टाइम नहीं देते, और टाइम देते हैं तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद का टाइम देते हैं। तो आई डिसाइडेड कि मुझे टीम बढ़ानी चाहिए, और मैं बहुत अरसे से सोच रहा था, लेकिन आई वांटेड टू आइडेंटिफाई द राइट पीपल। जब मैंने लोगों को एक सेलेक्ट किया एक प्रोसेस के थ्रू, देन मैंने ये स्टेप लिया टीम बढ़ाने का। तो व्हाट आई फेल्ट कि राइट पीपल अगर आपके साथ ना हो तो आपकी सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने टीम इसी तरह एक्सटेंड करी, और मेरे कुछ पुराने सीनियर मॉडरेटर्स हैं जो मेरे साथ पुराने हैं, तो मैंने उनको उनके टास्क बढ़ा दिए कि आप लोग, मैं हर जगह पे नहीं जा सकता, जब मैं अवेलेबल हूँ तो मैं चले जाऊँगा, जब नहीं हूँ तो आप लोग चले जाएँ। तो दिस इज़ हाउ वी स्टार्टेड मैनेजिंग, क्योंकि रेस्टोरेंट्स बढ़ गए हैं, ऑडियंस बढ़ गई है, तो काम बढ़ गया। हमारा सिर्फ रियाद ईटरीज ही ग्रुप नहीं, हमारा एक और फेसबुक ग्रुप है KSA इन्फो के नाम से, जिसमें 40,000 लोग हैं। उधर बहुत एक्टिविटी होती है, वो तो लोगों को याद भी नहीं रहता, मुझे भी उमूमन याद नहीं रहता, बट उधर भी काफ़ी एक्टिविटी होती है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, 5 व्हाट्सएप ग्रुप कंप्लीट फुल व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, तो उनमें काफ़ी एक्टिविटीज़ रहती हैं। तो टीम तो बढ़ानी थी, जिसने सब चीज़ें मैनेज करनी थी, तो वो टीम है जो मैनेज करती रहती है। और उसके साथ साथ जो एम्बिशन की जहाँ तक बात है, मैं थोड़ा सा अभी तक मैंने ये डिस्क्लोज़ नहीं किया, आज फर्स्ट टाइम तुम्हारे तो ये डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ कि हम लोग हमारे ऊपर ना एक स्टैम्प लग गई थी बैक इन 2022-23 ना, कि वी आर ओनली पाकिस्तानी फूड ग्रुप, ओनली पाकिस्तानी। तो अभी हमने, अगर तुमने देखा होगा लास्ट 6 मंथ्स में कुछ चेंजेस आए हैं, जिसके बाद हमारे इंडियन रेस्टोरेंट्स की कवरेज बढ़ी है। तो अब हम लोग इंडियन रेस्टोरेंट्स को भी कवर कर रहे हैं, और वो भी हमारी काफ़ी एक बड़ी ऑडियंस है रियाद ईटरीज में, और वो हमारे साथ कनेक्टेड हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं। तो हम उनकी भी रेस्टोरेंट्स को कवर कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि पूरी तरीके से, जिस तरीके से तमाम रेस्टोरेंट्स को इक्वली लेते हुए चलें। तो इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स के साथ अब जो मेरा एम्बिशन है वो ये है कि आई गेट फोकस टूवर्ड्स अरब रेस्टोरेंट्स एज वेल, एंड दैट्स माई प्लान कि अगर मैं टाइम निकाल सका बैक इन कमिंग अप्रैल एंड मई, तो मैं ऐसा करूँगा कि रेगुलरली, इनविटेशन और नो इनविटेशन, यू नो इट डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, तो मैं अपनी टीम के थ्रू के साथ जाके वीकली और बाई वीकली जो है ना, मैं इसको कुछ अरब रेस्टोरेंट्स भी कवर करूँगा, नॉट इन अ लाइव स्टाइल, इन अ डिफरेंट वे, कि मैं उनको रिव्यू करूँ। सही है। अच्छा, ये बताएं, आपने KSA इन्फो का जिक्र किया और उस पर अक्सर लोगों के सवाल होते हैं, इन्वेस्टमेंट करें ना करें, और अक्सर लोग ये समझते हैं शायद हम सऊदी अरब में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो आप उन एक्सपर्ट्स के बारे में बताएं जो कि सऊदी अरब में इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज़ ढूंढ रहे हैं। क्या क्या इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, एक लेमैन के लिए, मैंने ये कंपनी एक्विजिशन की बात नहीं कर रहा, एक लेमैन पे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कहाँ का इन्वेस्टमेंट की जा सकती है और किस टिकट साइज से की जा सकती ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुमने अभी रेस किया, और लोगों को अभी तक ये नहीं समझ इस चीज़ के बारे में। ये मैं तुम्हारी पॉडकास्ट के थ्रू अवेयरनेस देना चाहूँगा। मैं कुछ डिफरेंट ग्रुप्स का पार्ट हूँ जिधर मैं लोगों को अवेयरनेस देता रहता हूँ, और मैंने ख़ुद एक आरी इन्वेस्टर ग्रुप भी बनाया हुआ है, जिसके थ्रू मैं अब लोगों को अवेयरनेस देता हूँ ये कि क्या क्या किया जा सकता है। फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स ना, सऊदी अरबिया के लॉज में बहुत मैसिव चेंजेस आए, जिसके बारे में लोगों को अभी तक अवेयरनेस नहीं है। ख़ासकर जो पुराने बिज़नेस करने वाले हैं, वो जानते बूझते भी रिस्क नहीं लेना चाहते और चीज़ों को लीगलाइज नहीं करना चाहते। लीगल वे में जब भी आप ऑपरेट करेंगे, आप हमेशा ग्रो करेंगे और आप हमेशा सेफ़ रहेंगे। तो सऊदी अरबिया ने काफ़ी रूल्स में फ़्लेक्सिबिलिटी दिखाई है,
मैं मानता हूँ कि इट्स नॉट एज फ्लेक्सिबल एज अदर कंट्रीज राइट नाउ, बट स्टिल मैसिव चेंज आया है। तो मैं स्टार्ट करूँगा इस पॉइंट से कि नॉट ओनली सऊदी रेजिडेंट्स, अब सऊदी स्टॉक मार्केट में नॉन सऊदी रेजिडेंट्स भी जो ये पॉडकास्ट पाकिस्तान में देख रहे हैं या पाकिस्तान में से भी कर सकते हैं। बिल्कुल, जो ये पॉडकास्ट पाकिस्तान से बाहर कहीं पे भी देख रहे हैं, वो सब भी सऊदी स्टॉक मार्केट में आज की तारीख में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिमोटली ऑनलाइन अकाउंट खोल कहीं से भी कर सकते हैं। इसका एक प्रोसीजर है, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे हमने शेयर किया हुआ है, और वो फर्दर अगर किसी को चाहिए तो ग्रुप ज्वाइन कर आप ले। मुझसे शेयर कर दीजिए, कमेंट में मैं शेयर कर तुमसे दूंगा। शेयर कर दूंगा, बिल्कुल ठीक है, ये बेहतरीन हो जाएगा। तो एक ये है, तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट इज़ देयर। Similarly, real estate in Saudi Arabia, you guys can buy anywhere, any real estate in Saudi Arabia. Yes, there are certain limitations, but वो इतनी वो एरियाज़ ऐसे नहीं हैं जिधर जो आपके और मेरे टारगेट रहे होंगे। ज़्यादातर एरियाज़ में सऊदीया की रियल इस्टेट आप सब लोग बिल्कुल वैसे ही ख़रीद सकते हैं जैसे दुबई में खरीद मदीना में भी। मदीना में भी, ओके, ठीक है, पाकिस्तान से बैठ के, पाकिस्तान से बैठ के, यानी पाकिस्तानी नेशनल हो, पाकिस्तान में रह रहा हो, मदीना में घर ले मदीना सकता में, है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह पाकिस्तानी नेशनल्स पाकिस्तान में बैठे हुए दुबई मरीना में ले रहे होते हैं, इसी तरीके से पाकिस्तानी नेशनल तो आप तीनों दुनिया बैलेंस कर सकते हैं। तीनों दुनिया बैलेंस कर सकते हैं। ओके, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कुछ इन लोगों ने जोनिंग की है, जोन 1, जोन 2, फ्यू जोन्स आर अलाउड, फ्यू जोन्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। मगर आप ये बोलेंगे कि क्या मदीने में हम ले सकते हैं? यस, आप मदीने में ले सकते हैं। क्या आप हरम से करीब ले सकते हैं? कितना दूर ले सकते हैं? वो आपको जोन देखना पड़ेगा और अपनी जेब देखनी पड़ेगी, उसके हिसाब से फैसला करें। बट यू कैन हैव योर प्रॉपर्टी। और इन कुछ एरियाज़ में तो मैं समझता हूँ कराची के कुछ एरिया से सस्ती ही प्रॉपर्टी है अभी भी। तो इट्स वाइज डिसीजन। और ख़ासकर जो लोग सऊदी में रह रहे हैं उनके लिए तो मेरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। जो लोग रियाद में रहते हैं, उन्होंने आज तक कभी घर नहीं ख़रीदा, कभी अपार्टमेंट नहीं ख़रीदा, उन सबको मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप लोग अपना अपार्टमेंट लें, अपने अपार्टमेंट में रहें। क्या रेगुलरली अकारियों के चक्कर में परेशानियाँ झेलते हैं, आप लोग लें। अगर आप लोगों को एग्जिट लगेगा तो प्रॉपर्टी आपके पासपोर्ट पर है, इट विल नॉट गो एनीवेयर। तो नहीं, जब पाकिस्तान से बैठ के ले सकते हैं तो उसका मतलब ओपन हो गई ना। एग्जैक्टली। तो यू कैन स्टिल डू इट। सो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात कर ली हमने, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की बात कर ली, और अब मैं आप लोगों से बात करता हूँ फंड्स की। सऊदी में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जिनका टिकट साइज़ कम है जिन लोगों के पास, वो म्यूचुअल फंड्स में देखें गोल्ड वॉलेट्स हैं जिनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड, पिछले दिनों लोग गोल्ड और सिल्वर में के पीछे पड़े हुए थे, और मेरा जो आरी का ग्रुप है, इन्वेस्टर्स ग्रुप, वो बन गया था गोल्ड और सिल्वर का व्हाट्सएप ग्रुप। तो लोग मुझसे उसमें सिर्फ एक ही चीज़ पूछते थे कि क्या हम बाय कर लें, अभी बाय करना बनता है। तो मैं हर किसी को ये कहता था, भाई चीज़ों को पढ़ो, फंडामेंटली अगर कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग है तो आप बाय करो। इफ़ यू विल आस्क मी कि एट दिस प्राइस पॉइंट आई विल बाय, नो, वो चीज़ ऑलरेडी 100% अप्रिशिएट कर चुकी है, 150% अप्रिशिएट कर चुकी है, तो आई विल नॉट गो फॉर दैट थिंग। तो इस तरीके की बाय कॉल देना या सेल कॉल देना वो डिफ़िकल्ट होता है। उसके बाद वो देखें, हम ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। तो किसी से कॉल ना मांगे, अपनी रिसर्च करें। इसी तरीके की सऊदी की बहुत सारी ऐसी स्टॉक मार्केट में कंपनीज़ हैं जो कि अंडर वैल्यूड हैं। आप लोग उसमें पोटेंशियल है, उसमें असेस करें। कभी 1-on-1 बैठे तो इंडिविजुअल कंपनीज पे भी डिस्कशन करें, इट्स नॉट एन इशू। ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताएं कि बहुत सारे लोग हमारे भी, आप 4 अकाउंटेंट हैं और पाकिस्तान से लोग वहाँ जाते हैं, तो जो ब्लू कॉलर के अंदर ट्रेंड था कि वो आज़ाद इकामा लेकर जाते हो, ट्रांसफ़र इकामा होता है, वहाँ जाकर जॉब ढूंढते थे। अब ये ट्रेंड वाइट कॉलर में भी आ गया है। हमारे अकाउंटेंसी प्रोफेशन के CA काफ़ी जा रहे हैं, CA में जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, मार्केट डायरेक्शन क्या लगता है, बजट कट्स आर ऑन द कार्ड्स, तो इस सिचुएशन को आप किस तरह असेस करते हैं? आप नए लोगों को क्या रिकमेंड करेंगे? देखो नबील, सिचुएशन तो चैलेंजिंग है, और ख़ासकर आजकल जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए थिंग्स आर नॉट ईजी फॉर एनीवन। जो वहाँ पर हैं उनके लिए भी, और जो आ रहे हैं उनके लिए भी। तो जो आ रहे हैं उनके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग है। और तुमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेज़ किया कि कॉस्ट कटिंग जो है वो नज़र आ रही है हम लोगों को हर तरफ,
और काफ़ी पब्लिक सेक्टर में कॉस्ट कटिंग के इनिशिएटिव्स हुए हैं, तो उससे ट्रिकल डाउन इफेक्ट प्राइवेट सेक्टर में भी आता प्राइवेट है। सेक्टर में आ जाएगा। तो वो जो है इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आपकी कॉस्ट कटिंग से आपकी बाइंग पावर पे मैसिव इम्पैक्ट आएगा। और तो जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए और चैलेंजिंग टाइम है, जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनके लिए भी चैलेंजिंग टाइम है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये बोलूँगा कि आप लोग ना, जो भी लोग आ रहे हैं वो अपना स्किल सेट इम्प्रूव करके आए। अगर मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो जो कहते हैं कि जी हम आए हुए हैं, हम ACC हैं, हम CA हैं, लेकिन हमें 6 महीने हो गए जॉब नहीं हुई, 8 महीने हो गए जॉब नहीं हुई। 4 to 6 मंथ्स इज़ अ नॉर्मल टाइम पीरियड जिसमें आपको उससे पहले जॉब लगना वैसे ही मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आपने एक कंट्री में आए, आपको वहाँ पे अपना नेटवर्क बनाने में, आपको अपना सोशल सर्कल बनाने में वैसे ही 3 से 4 महीने लग जाएंगे। उस जगह को समझने में, उधर क्या लॉज हैं, क्या रेगुलेशन है, उन सबको समझने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद आप मार्केट में इन होंगे, कहीं अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, लोगों के दिमाग में आप होंगे, देन यू विल गेट द पोजीशन। बट अगेन स्किल सेट के बगैर आपका किसी भी मार्केट में अकोमोडेट करना बहुत मुश्किल है। और मैंने हमारे जो नए लोग वीज़ा लेकर आ रहे हैं उनके अंदर ये बहुत बड़ा फ्लॉ देखा है कि वो अपनी सॉफ्ट स्किल्स नहीं इम्प्रूव करके आते। उनको बेसिक अरबिक की नॉलेज नहीं होती, उनको बेसिक नंबर्स की नॉलेज नहीं होती, और वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उनको जो है ना एक ऐसे कल्चर में जॉब हो जाएगी उनकी जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है उनके लिए। तो ये चीज़ें ना उनको कवर करना बहुत ज़रूरी है। और फर्दर लोकलाइजेशन का चैलेंज होता है। अब कभी कभी लोग मुझसे नाराज़ हो जाते हैं कि मोहसिन भाई आप इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, आपके लिए मुझे लगवाना कौन सा मसला है। तो वो जो मुझे है ना, इस तरीके के मुझे माशाल्लाह 400 500 मुझे हैं। और वो प्रॉब्लम मुझे कभी कभी मैंने कुछ लोगों से जो क्लोज सर्कल में मीटिंग होती है उनसे मैंने बोला है कि यार इतनी जॉब्स की CV आती है, मुझे देख के ना डिप्रेशन होने लगता है कि यार ये सारे लोग जॉबलेस बैठे हुए हैं। तो दिल भी चाहता है लोगों को अकोमोडेट करवाना, लेकिन लिमिटेशन है, आप कितने लोगों को करवा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी CV प्लेस करते हुए ही इस तरीके की बातें कर रहे होते हैं कि आपको लगता है कि यार इनके पास तो इनको कोई नॉलेज ही नहीं है। मतलब अगर आप अपना CV किसी को प्लेस करने जा रहे हैं तो आप वो कहते हैं कि आप कुछ भी सैलरी दे दें हम जॉब कर लेंगे। तो इससे आप सामने वाले को यही फर्स्ट इम्प्रेशन ये जाता है कि आप जो है ना डेस्परेट हैं, आपको आप अभी अपने आप को फिट इन करेंगे एंड देन यू विल मूव अहेड। आप मतलब ये एक बेसिक एग्जांपल है जो मैं कह रहा था, सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर बात कर रहा था। तो इस तरीके की बातें आपने किसी से भी नहीं करनी चाहिए कि आप जो भी सैलरी दे दें, आपने मतलब जो बात करते हुए ये इस तरीके की बात करें कि जी मुझे अगर आपके अंडर काम करने का मौका मिल जाए तो मैं अपनी स्किल सेट इम्प्रूव कर लूँगा, आई कैन मूव अहेड इन अ बेटर वे। आपकी डायरेक्शन मिल जाए तो होगा। सैलरी वाइज जो भी कंपनी की बेस्ट पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस होगी उसके हिसाब से मैं अकोमोडेट कर लूँगा। बट इस तरह दैट इज़ वेयर स्किल्स कम इन। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, जो मैंने लैंग्वेज का जिक्र किया, लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द थिंग। अदर देन दैट आपको बेसिक जो बात करने के तौर तरीके हैं, उठने बैठने के तरीके हैं, उसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत होती है। सही। अच्छा, और उन बच्चों का बताएं और उन पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को इस प्रोफेशन में डालना चाहते हैं, कि प्रोफेशन के जिस मैच्योरिटी पे आप, जो विजिबिलिटी आपकी 20 साल के एक्सपीरियंस की है, उसके जहन में रखते हैं आपको लगता है कि आज हमें अकाउंटेंसी प्रोफेशन अपने बच्चों को डालना चाहिए, और डालना चाहिए तो क्या रोड मैप हो उनके लिए? प्रोफेशन तो ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है, और ये एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको प्रोफेशनल आपको पर्सनली बहुत हर स्टेप में हेल्प करता है, हर स्टेप में। मतलब मैं अगर किसी इंजीनियर की भी मिसाल दूं तो उसको भी वो स्किल्स चाहिए होते हैं जो हमने पढ़े होते हैं। और फिर चूंकि हमने पढ़े होते हैं तो हम उनसे वे अहेड होते हैं उन चीज़ों में। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है। आपने अगर किसी ने सेलेक्ट किया है और पैशन से सेलेक्ट किया है तो डेफिनेटली इट्स अ यस। बट जो चेंजेस आ रही हैं, जो दुनिया में चेंजेस आ रही हैं,
जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रही हैं उसको अडॉप्ट करना, उसके साथ इसको सिंक करना, उसके साथ अपने स्किल सेट को सिंक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो नए आने वाले तो क्या, जो पुराने बैठे हैं वो भी ऑब्सोलीट हो जाएंगे। ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन सारी चीज़ों को सिंक करते हैं, खासकर जो कोर्सेज हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी इस चीज़ को समझ रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। जिस तरह एआई को हमारी फील्ड से लिंक करना, रोबोटिक पे बहुत बड़ा काम है फाइनेंशियल सर्विसेज का, तो उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो कि ऑटोमेट हो गई हैं। तो आपको क्या ज़रूरत है कि आप बुक कीपर बनो, आप स्ट्रेटेजिक साइड पे जाओ। प्रोफेशन में अभी भी बहुत बहुत पोटेंशियल है। इट्स आई विल से कि इट्स यस टू आंसर योर क्वेश्चन, बट यस अगेन आपने जो रिसेंट चेंजेस हैं उसके साथ अपने आप को इम्प्रूव करते हुए आगे बढ़ना है। ओके, और आपको एआई थ्रेट नहीं लगता प्रोफेशन पे? कभी भी नहीं लगता। कभी नहीं लगता, क्यों? क्योंकि देखें, एआई जो है ना, वो उसको भी कोई ना पीछे से फीड करता है, उसको भी डाटा दिया जाता है, उसको भी इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो आप उन लोगों में से बन सकते हैं जो उसको चलाएं, जो उसको डाटा दें, जो उसको फीड करें, ठीक है। उसको भी कोई पढ़ाएगा, उसको भी कोई बनाएगा, तो यू कैन बी द वन हु विल टीच देम। अभी जिस तरह मुझे किसी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद सिखाया काम, किसी इंडिविजुअल ने सिखाया, उनसे मैंने बहुत सीखा। मैं नाम भी लेना चाहूँगा उनका। अली हैदर भाई जो हैं ईवाई में मेरे साथ होते थे, लंदन में आजकल। हाँ अच्छा, तो है तुम्हारी बात। हाँ। तो अली भाई से जो है मेरी मुलाकात रही है, और मुलाकात क्या रही, मैं उन्होंने मुझे सिखाया है, बहुत सिखाया है। तो इस तरीके से आप बॉट्स को सिखाएं, आप एआई में जो भी फीडिंग है, जो भी उसको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो आप इंडिविजुअली लोगों को सिखाएं, और यू विल इम्प्रूव योर सेल्फ, और काम बहुत बढ़ जाएगा। जब एआई जो है ना चीज़ों को, वैसे ही लाइफ कितनी फास्ट हो गई है, वैसे ही बिजनेसेस कितने ग्रो हो गए। अगर आप इकोनॉमी को देखें तो किस हद तक, मेरे पास नंबर एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन जो इकोनॉमी साइज 2000 में था, उससे 2010 में क्या हुआ, 20 में क्या हुआ, 2025 में क्या हुआ। तो जितनी ग्रोथ है उसी हिसाब से लोगों की भी ग्रोथ है, उसी हिसाब से प्रोफेशनल्स की भी ग्रोथ है। तो आप अपने आप को इम्प्रूव करें, स्किल सेट को इम्प्रूव करें, यू विल बी द पार्ट ऑफ दैट ग्रोथ। अच्छा, ये बताएं कि माशाल्लाह से आपने ऑर्गेनिकली एक ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करते हुए सी स्वीट तक पहुँचे, तो क्या एडवाइस देंगे? क्योंकि हर कोई नहीं पहुंच पाता, या स्पेशली पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान में तो खैर मैनेज कर लेते हैं लोग, लेकिन पाकिस्तान से बाहर हर कोई नहीं पहुंच पाता। तो वो क्या ट्रेड्स हैं जो होनी चाहिए, वो क्या पिक्युलरिटीज़ हैं जो होनी चाहिए एक प्रोफेशन को सी स्वीट तक पहुंचने में? क्योंकि वहाँ आप एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कॉम्पीट करें, दूसरी नेशनैलिटीज़ भी हैं, लोकलाइजेशन का प्रेशर भी है, तो इस बारे में कुछ गाइड करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मैं इधर लोगों को बताना चाहूँगा कि देखें, हमारे लोगों में ना एक्सेप्टेबिलिटी की कमी है। मतलब अगर आपको बोल दिया कि आपकी ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, तो हम चाहेंगे कि बस यही जॉब डिस्क्रिप्शन हो, इधर से ये चीज़ जो आ रही है और ये चीज़ आ रही है, इट्स नॉट इन माई जॉब डिस्क्रिप्शन, वी विल ट्राई टू अवॉइड दोस थिंग। अगर आपने ग्रो करना है तो आपने एडिशनल टास्क लेनी पड़ेंगी, आपने उड़ती तो टोपियाँ संभालनी पड़ेंगी। उड़ती टोपियाँ संभालनी पड़ेंगी। सही। जब तक आप नहीं संभालेंगे आप सीखेंगे भी नहीं। आप एक ऐसे राह पे चल जाएंगे जहाँ पे आप कुछ अर्से बाद हटा दिए जाएंगे। तो वो जो तुम्हारा पॉइंट था ना पिछला वाला, कि लोगों को बताएं कि क्या ये एआई हमें ऑब्सलीट कर देगा, क्या जॉब थ्रेट है। यस, अगर आप ऐसी जॉब करेंगे तो इट इज़ अ जॉब थ्रेट फॉर यू। लेकिन अगर आप ऐसी चीज़ें करेंगे जिस पे ह्यूमन नीड मस्ट है, जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें करनी होती हैं डेली बेसिस के ऊपर, तो डेफिनेटली आप जो है ग्रो करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि साथ साथ मैंने शुरू में ही एक बात बोली थी कि मैं फाइनेंस प्रोफेशनल का हूँ, लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट्स में इन्वॉल्व हूँ। और इन्वेस्टमेंट्स डजंट मीन कि ओनली रिव्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, डील मेकिंग, नेगोशिएशंस, इन सारी चीज़ों में भी इन्वॉल्वमेंट आपकी ज़रूरी है। तो जब आप चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे, जब आप काम करेंगे, जब आप उस चीज़ को टाइम देंगे, उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ हो, पूरी आप एक FP&A का बंदा जो है वो पूरी ज़िंदगी जो है ना प्लानिंग एंड रिपोर्टिंग कर सकता है।
और वही बंदा CEO के टास्क भी हैंडल कर सकता है, क्योंकि उसके पास वो सारा डाटा अवेलेबल है जो कंपनी में हो रहा है। अगर वही बंदा उस प्रोसेसेस को, रेवेन्यू को, एक्सपेंसेस को, कॉस्ट को, सप्लाई चेन को, इनको पढ़ना शुरू कर दे और उनको असेस करना शुरू कर दे, तो उसके पास वो सारे ट्रेड्स और स्किल सेट आ जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो उस कंपनी के CEO के पास है, तो ही कैन बी अ CEO। अगर आप सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे बन के FP ने ये बढ़ गया, ये कम हो गया, ये मैंने इधर रिकॉर्ड कर दिया, या ये FRS अपडेट हो गया, तो इसके मुताबिक हमने रीस्टेटमेंट कर दिया, अगर आप उसमें रहेंगे तो यू विल रिमेन फॉर एवर अकाउंटेंट। तो मैंने जो तुमने पॉइंट रेस किया था कि आपने एक जर्नी की है, मैं शुरू में जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था, मैं मजाक नहीं करूँगा, दैट रियली हैपेंड विद मी, कि मैं EY से आया था और मैं EY में जब हम ऑडिट करते थे तो हम एक्रूवल्स देखते थे कि भाई लीव एंड ऑफ सर्विस प्रॉपर्ली बना हुआ है, रेवेन्यू सही तरीके से रिकग्नाइज हुआ हुआ है। तो मैं जब ट्रायल बैलेंस फाइनल होता था तो मैं चेक करता था कि एक्रूवल्स बने हैं, सही तरह बने हैं, लीव एक्रूवल्स बने हैं, नहीं बने, कितने बने, कितने बनने चाहिए। तो जो मेरे अकाउंटेंट्स मुझे काम करके देते थे मैं उसको प्रॉपरली एक एक चीज़ के अंदर जाके देखता था। बट in 1 year time I started realizing कि यार ये मैं तो देखता हूँ nobody else is interested in this thing. This is very small thing for my owner कि मैंने accrual बनाया है कि नहीं बनाया, ठीक है। तो मैंने फिर वो, चूँकि वो इतना बेसिक काम है कि मैं अपना टाइम उसके ऊपर, फिर मैंने अपने लड़कों को कह दिया कि भाई तुमने बना दिया, ख़त्म बात, ठीक है। फिर मैंने उसको एक प्रोसेस कर दिया कि दे शुड साइन इट, अप्रूव इट, कि भाई उन्होंने ये करा हुआ है। तो अदर देन दैट मैंने ऐसे सारे टास्क जो कि ऊपर वालों के लिए अनइम्पॉर्टेंट है उनके ऊपर टाइम देना छोड़ दिया। एंड दिस इज़ हाउ आई कीप ग्रोइंग। और जो टास्क उनके लिए इम्पोर्टेंट है उसमें मैं खुद पर्सनली इन्वॉल्व होना शुरू हो गया। अच्छा, ये बताएं कि आप इन्वेस्टमेंट की विजिबिलिटी, जाहिर सी बात है कि रियल एस्टेट में भी आप डील कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स को भी एवेलुएट कर रहे हैं, तो रेस्टोरेंट अगर, क्योंकि एक साहब हैं, बड़ा अच्छा रिनोन उनकी चेन है यहाँ पर कराची में, वो खोलना चाह रहे हैं वहाँ पे, और बड़े पीछे लगे हुए हैं मेरे कि भाई आप करवाएं, तो आपको लगता है कि आपको कंसंट्रेशन नहीं लगती, बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, इनमें से कुछ जाहिर सी बात है कुछ बंद भी होंगे, इतने ज़्यादा खुल चुके हैं हर जगह पे, या आपको लगता है कि नहीं अभी भी गुंजाइश है, अभी भी आ सकता? नबील, ये सवाल ना मुझसे हर दूसरे दिन होता है रियाद में, ठीक है। जिस इन्विटेशन पे मैं जाता हूँ, जो रेस्टोरेंट का मालिक होता है वो मुझसे ज़रूर पूछता है कि आपको क्या लगता है इस बारे में। मुझे लगता है कि रेस्टोरेंट बहुत खुल गए, बट स्टिल हाई एंड रेस्टोरेंट्स की कमी है, ठीक है। बिल्कुल। अब हाई एंड रेस्टोरेंट में को कैटर करने के लिए जो प्राइस फैक्टर है और जो टेस्ट फैक्टर है, अगर आप उसको टेस्ट फैक्टर हमारा वाला टेस्ट रखेंगे तो आप मेरे ख्याल से 95% ऑफ द पॉपुलेशन को वैसे ही एक्सक्लूड कर देते हैं, क्योंकि बाकी लोग अरब जो हैं वो खा ही नहीं पाते स्पाइस लेवल। तो आपको टेस्ट को भी माइल्ड करना पड़ेगा और आपने प्राइस लेवल को भी कंपैरेटिव रखना है। तो इस तरीके से आप करके बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मीडियम लेवल का जो मिड लेवल रेस्टोरेंट है उसकी मार्केट में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लो लेवल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत है किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट की और कोई ओपन करना चाहता है तो वो हाई एंड रेस्टोरेंट्स। लेकिन मसला मोहसिन भाई ये है कि जो यहाँ का जो बिजनेसमैन, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ अरबपति लोग हैं, ठीक है, मैं माशाल्लाह नाम नहीं ले रहा मैं, इतने उनकी रेल पेल वाला सीन है, और वहाँ खुलेगा वहाँ चलेगा, लेकिन जो एक्सपीरियंस वो यहाँ दे रहे हैं ना, मैं उनको बोला कि आप यही रेप्लिकेट करें वहाँ पे, वो रिलक्टेंट है, बोले नहीं हम छोटे से स्टार्ट करना चाहते। उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट साइज़ मुझे बताया ना, मैंने वो यार इसमें तो मिड टियर ही आएगा, मैंने कहा इस पर तो मैं कंसल्ट करना भी फ़ायदा नहीं है। यार देखो, यानी वो था ना कि रिस्क एपेटाइट यहाँ के बिजनेसमैन का सऊदीया के अकॉर्डिंग नहीं है, यहाँ तो वो कर रहा है लेकिन वहाँ के अकॉर्डिंग नहीं है, नई मार्केट में रिलक्टेंट है। वही एक परसेप्शन है ना सऊदीया का, थोड़ा रिजिड पॉलिसीज एंड ऑल दैट, तो ये परसेप्शन के साथ थोड़ा रिलक्टेंट है लोग ज़्यादा इन्वेस्ट तो उनको चाहिए ना कि फिर लोकल पार्टनर लें वहाँ पे, या तो सऊदी लोकल पार्टनर लें या इन्वेस्टर को यूज़ करें जो कि सऊदीया में एग्जिस्ट करता है, रेस्टोरेंट बिजनेस में है, क्योंकि सऊदीया में रेस्टोरेंट बिजनेस वैसे भी इजी नहीं है, वहाँ की गवर्नेंस और रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो जो भी वो काम करेंगे उनको उसमें चैलेंज आएगा, तो वो वहाँ पे जो भी एग्जिस्टिंग बिजनेस में है लोग उनसे फ़ायदा उठाएं और उनके साथ बिजनेस रन करें, एंड अल्टीमेटली उसका
उसको अब बड़े बड़े बिजनेस की तरफ लेके जाएं। और अगर वो यहाँ पे इतना दम रखते हैं जो तुमने जिक्र किया, तो मेरे ख्याल से 2.5 मिलियन से 3 मिलियन रियाल तक में एक हाई एंड रेस्टोरेंट बनाया जा सकता हाँ, है। लेकिन वो इसके लिए नहीं है नहीं तैयार। है तैयार। तो वो बोल रहे हैं कि ये करना है ना तो मैं मदीना में कर लेता हूँ। कि मदीना में फुटफॉल देख के लोगों के एकदम से वो होता है ना कि देखो ये मदीना में तो ऐसा है कि आप ठेला भी लगा लें तो चल जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये है कि करा जा सकता है। मदीना तो मतलब उधर तो बिजनेस की वैसे ही हाँ, तिजारत की जगह है वो, हाँ, तो बिल्कुल सही है उनकी वो बात। लेकिन रियाद के अपने डायनामिक्स हैं। अगर रियाद में आपकी फूड चेन बनती है और जहाँ पे आपके सऊदी कस्टमर बेस या अरब कस्टमर बेस को आपने टारगेट कर लिया, तो फिर यू विल नॉट इवन विद पाकिस्तानी रेस्टोरेंट यू विल नॉट इवन लुक फॉर द पाकिस्तानी क्लाइंटेल, एंड दिस इज व्हाट अ लॉट ऑफ इंडियन रेस्टोरेंट्स आर डूइंग। उनके बहुत वो मैसिव लोकल को टारगेट लोकल टारगेट्स हैं हाँ। और उनकी कस्टमर बेस है और जाते हैं। मतलब मेरे ख्याल से उनके इंडियन क्लाइंट्स भी हैं, पाकिस्तानी क्लाइंट्स भी हैं, बट बहुत लिमिटेड 5% 7% होंगे। 90% ऑफ देयर बिजनेस विद लोकल पीपल। अच्छा ये बताएं कि रियाद इटरीज को मैनेज करते हैं कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जो आपको याद रह गया हो सकता नागवार एक्सपीरियंस भी हो विदाउट नेमिंग एनीथिंग, या हो सकता है कोई ऐसा खुशगवार एक्सपीरियंस हो आप बड़े हैरान हुए हो उससे, कोई ऐसे कोई चीज़। नागवार भी बहुत सारे हुए, खुशगवार भी बहुत सारे हुए, लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जिसने मुझे शॉक कर दिया। मतलब आई नेवर इट शॉक्ड मी कि जो है ना ऐसा भी हो सकता है, और मैंने उस बारे में सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। 2-3 साल पहले मैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ के आया तो मैसेज आया कि मोहसिन भाई ये जो है एक साहब हैं, ये गायब हो गए मक्का में, और इनकी पोस्ट अप्रूव करवानी थी, आप कर देंगे? मैंने कहा आप पोस्ट कर दें, मैं कर देता हूँ। मैंने पोस्ट अप्रूव की। जैसे ही मैंने पोस्ट अप्रूव की, विद इन 1 और 2 मिनट्स मेरे पास मैसेज आया हमारे एक मेंबर का कि मोहसिन भाई ये जो आपने पोस्ट अप्रूव की, ये साहब आज रियाद में जुम्मे की नमाज के बाद हमारे नेबरहुड मॉस्क में एक साहब को मिले और उन्होंने जो है उनका नंबर दे दिया। मैंने उनको कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा जी ये साहब तो इधर है। इट ऑल हैपेंड विद इन 5 मिनट्स। मतलब पोस्ट अप्रूव, उधर से मैसेज, उधर से कॉल। फिर मैंने जो पोस्ट पे नंबर लिखा हुआ था मैंने उनको कॉल की कि जी आपके जो हैं हस्बैंड तो रियाद में है, तो वो बहुत आपके फादर जो हैं वो रियाद में है। तो उनकी वाइफ ने फ़ोन उठाया था, इंडिया की कोई बहुत ही ज़ईफ़ खातून लग रही थी, तो उन्होंने कहा मेरा बेटा तो पुलिस स्टेशन में है, और उनसे फ़ोन पे ही था मैं, तो एकदम से ना कहने लगे आजा आजा तेरा अब्बा ज़िंदा है, तेरा अब्बा ज़िंदा है। तो वो लोग समझ रहे थे कि वो मर चुके हैं और वो हैं। हुआ ये सिलसिला कि वो उन्होंने सफ़ा मरवा पे सही के बाद जो है वो उनके फादर उनसे मिस हो गए और वो साहब बाहर निकल गए वहाँ पे, और वो बस में बैठ गए जो रियाद आ रही थी, ओह माय गॉड। और वो रियाद पहुँच गए। तो उन्होंने तो उनको पहुंचने में कोई 10 घंटे लगे हाँ, होंगे। तो उन्होंने फजर से रात को 12 बजे के बाद जो भी उन्होंने किया, उम्रा जितने बजे भी कंप्लीट हुआ उनका, थे वो होश आवास में? होश आवास में थे। बहुत बड़ी उम्र के आदमी थे, अच्छा, मतलब अच्छा। ज़ईफ़ आदमी थे। हाँ। वो हालत एहराम में उसी बस में बैठे। मैंने कहा कि किसी ने उनसे सवाल भी नहीं किया कि आप हालत एहराम में रियाद वाली बस में, वो उसमें बैठ गए और वो रियाद पे उधर उधर उनको उतार दिया। और उधर वो जब लोगों ने उनको देखा कि भाई ये हराम की हालत में इधर मस्जिद के बाहर बैठे हैं जुम्मे के बाद, तो कुछ लोगों ने उनसे पूछा, कपड़े वपड़े बदलवा दिए उनके। तो उनके बेटे को जब मैंने बताया कि भाई आपके वाले साहब तो रियाद में हैं, तो उन्होंने नंबर लेके रियाद में अपने रिश्तेदारों को भेजा, उन्होंने जाके मिले और वो उनकी मुलाकात हुई। अच्छा, अच्छा। विद इन 1.5 आवर उनकी फैमिली के साथ वो कपड़े वपड़े चेंज करके मिल चुके थे जो रियाद में उनकी फैमिली थी। सही। लेकिन दैट रियली नहीं सरप्राइज नहीं, बड़ा ज़बरदस्त काम किया तो आपने। ये आई वाज वसीला बने वसीला basically। बने। हाँ। तो इस तरीके के बहुत सारे काम उसके बाद होते रहे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये काम भी इससे हो सकता है। अच्छा ये बताएं कि कोई ऐसी चीज़ जो आपके पेज पे वायरल हो गई हो जिसने आपको सरप्राइज़ किया हो, यानी कुछ मेरे साथ भी होता है कभी यार ऐसे, कोई मैं ऐसी चीज़ कोई पोस्ट कर दूं जिस पे मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि इतनी वायरल हो जाएगी, वो हो जाती है। कोई ऐसी चीज़ जिसने आपको सरप्राइज़ किया यार, इसमें ऐसा भी क्या था? अच्छा, मेरे साथ नहीं, उमूमन ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको मैं अपोज करता हूँ एज अ एडमिन पैनल के, यार इसको अप्रूव नहीं करते क्योंकि ये जो है ना थोड़ा कंट्रोवर्शियल है
या ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि नहीं करनी चाहिए, अच्छा नहीं लगेगा, फैमिली ग्रुप है, और मेरी टीम मेंबर्स कहते हैं कि नहीं मोहसिन भाई इसको कर दें, और वो चीज़ वायरल हो जाती है। तो ऐसा कई बार हुआ है। तो जिसको आप अपोज करें वो जाने दें। वो जो मेरी टीम होती है उसको जाने देती है, क्योंकि मैं ना बड़ा आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि बस ये कि मोहसिन भाई ने बोल दिया तो यस है, बोल दिया नो है। मैं अमूमन ना जो भी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है उसमें टीम हम लोग एक वोटिंग बना देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, किसका यस है किसका नो है, जिसके ज़्यादा वोट होते हैं वो कर देते हैं। सही सही। तो उसके हिसाब से जो है ना, जब भी मेरी टीम ने, मैंने अपोज किया और टीम ने ओके किया, तो वो चीज़ें ज़्यादातर टाइम चली हैं। अगर जिस चीज़ ने मुझे सरप्राइज़ किया वो एक बहुत ही अजीब सी केक की पिक्चर थी, वो किसी ने डाली थी, किसी ने लाइन किंग टाइप का केक बनाने की कोशिश की थी और वो कोई अजीब सी शक्ल का केक बन गया था, और उसकी रीच तो मुझे नहीं समझ में आया, ब्राज़ील, नॉर्थ अमेरिका और पता नहीं कहाँ कहाँ तक चली गई थी। अच्छा। कि उससे जो है ना, आज भी अगर मैं अपने ग्रुप के मेंबर्स देखता हूँ तो 1% उस सेक्शन उस एरिया से आता है, सही। लेकिन वो उसकी मेरे ख्याल से 10 मिलियन प्लस उस अच्छा, पोस्ट की अच्छा, रीच अच्छा। गई थी। अच्छा तो ये, लेकिन वो था कुछ भी नहीं, ऐसा ही अजीब सा कंटेंट था। सही। तो ये अच्छा ये बताएं कि ये जब आपकी माशाल्लाह से आप यू आर फादर एंड एज वेल एज यू आर अ ग्रुप CFO दैट डिमांड्स अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग। अक्सर आप आंखें सूजी हुई अक्सर मिले हैं मुझे, कभी आप खड़े में कहीं मैं यहाँ से आ रहा हूँ फिर मैं यहाँ जा रहा हूँ, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है और फैमिली हाउस की अलग एक डिमांड होती हैं, आपको ऑन द टोज रहना पड़ता है और फिर याद ट्रीज का बोझ भी आपने अपने नातवा कंधों पे उठाया हुआ है। मैनेज कैसे कर रहे हैं? ये जो है ना एक ऐसा वो है सवाल जो कि मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, और मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह की मदद है और हिम्मत है। लेकिन पिछले चंद महीनों में मैंने ये फ़ील किया है कि मेरी जो हेल्थ है वो इसकी वजह से इम्पैक्ट हो रही है। तो कढ़ाइयाँ आप हर 2 दिन बाद कढ़ाइयाँ खाएंगे तो यही होगा ना यार। नहीं 2 दिन भी तुमने ज़्यादा बोल दिया, कभी हर कभी रोज ही खा रहे तो हैं। कभी कभी तो 2-2 दफ़ा भी हो हाँ, जाती है। वो तो देख ही रहे हैं लाइव आप जा रहे हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत भी चखते रहे अगर हर जगह भी तो हो गया काम। इसमें ना मेरी मदर जब पोस्ट प्रीमियम रेजिडेंसी जो है, मेरी मदर का भी काम अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, तो वो मेरे साथ रियाद में ही रहती हैं। तो वो उमूमन मुझे अपना इस बात पे डांटने लगी कि बेटा सो जाया करो, सोते नहीं हो तुम, सोते नहीं हो। तो मेरे ख्याल से जो ये टाइम मैं निकालता हूँ, मेरा स्लीप पैटर्न बहुत डिफरेंट है। मतलब अगर मैंने 30 मिनट्स की नैप ले ली तो फिर मैं पूरा दिन भी जाग सकता हूँ आगे, फिर 12 घंटे अगले 12 घंटे भी जाग सकता हूँ। तो मेरी नींद कम है, उसके थ्रू मैं मैनेज करता हूँ चीज़ें, और काफ़ी मेरी एक्टिविटीज़ और भी होती हैं जो तुमने 3 लिस्ट की, उसके अलावा भी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो वो फिर ये होता है कि नींद कॉम्प्रोमाइज़ होती है। और अभी जो है अम्मी ने मुझसे प्लेज लिया है तो कि खुदा ना खासा कोई ब्लड प्रेशर शुगर वाला नहीं सीन तो नहीं, नहीं हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। मेरे साथ इस तरीके हाँ। के कोई भी इश्यूज नहीं सही है। सही। तो अच्छा अब आपने PR का जिक्र किया है तो अब बताएं कि भाई क्या सिचुएशन है, कितना आसान है PR का सिलसिला हासिल करना, दुश्वारी हुई या स्मूथ था? PR के सिलसिले में ना मैंने सोचा कि मैं लोगों की हेल्प करूं, और मैंने लोगों की बहुत हेल्प भी की। लेकिन मैंने एक चीज़ फील की कि हमारे लोगों में बड़ा मसला है, वो फिर आपकी ना पर्सनल चीज़ों के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। आपको किस बेसिस पे मिली, आपने क्या किया था, आप अपना लेटर दे सकते हैं, आप अपना लेटर देते हैं, आप अपना रिकमेंडेशन लेटर देते हैं। तो फिर मैंने स्टेप बैक कर लिया लोगों को मैंने, लेकिन मैं स्टिल एक व्हाट्सएप ग्रुप है प्रीमियम रेजिडेंसी हेल्पिंग हैंड करके, तो उसमें मैं एडमिन हूँ उसका अभी भी। लेकिन मैंने इस वजह से उसके ऊपर कोई वीडियो नहीं करी। प्रीमियम रेजिडेंसी इज़ गेटिंग, अगर आप कंडीशंस मीट करते हैं तो इट्स डूएबल, इट्स इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल। उनकी गाइडलाइन है, टाइम लगाएं, उसको पढ़ें, उनकी गाइडलाइन को उन्होंने क्या लिखा हुआ है, यू विल फाइंड योर वे। इतने सारे ऑप्शंस हैं, उसमें किसी ना किसी में आप फॉल कर ही जाएंगे। नॉट एवरी वन, डेफिनेटली अगर आप क्वालिफाइड हैं, अगर आप वाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं, सऊदी अरब में 5-7 साल से रह रहे हैं, तो आपकी अच्छी रेपुटेशन होगी, अच्छी एक ख़ासकर जो हमारे प्रोफेशन से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो उनके लिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर्स हैं, क्लियर प्रोसीजर्स हैं।
अच्छा, तो इसके अंदर अब क्योंकि मेरे दोस्त हैं, आपने भी काफ़ी पीआर वगैरह हासिल कर लिए, इसके अंदर एग्जिट री एंट्री के अलावा और क्या बेनिफिट है? क्या आप बिजनेस भी कर सकते हैं? कोई लाइसेंस वगैरह नहीं चाहिए, मीसा लाइसेंस ये सब चीज़ें? देखो मीसा लाइसेंस तो चाहिए ही चाहिए चाहिए आपको, चाहिए। ठीक है, लेकिन जो ईज़ है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले तो डिपेंडेंट फी, एग्जिट री एंट्री का तुमने जिक्र किया, अदर देन एग्जिट री एंट्री आपकी डिपेंडेंट फीस ख़त्म नहीं हो होती। जाती है। आपका अकामा रिन्यूअल, वो 5 साल का आपका एक अकामा बन जाता है, फिर वो 5 साल तक चलता है। आपकी जो कंपनी एनुअल कॉस्ट 14,400 आपके वो अकामे की उनकी बच देती थी, जाती है। वो बच जाती है। आप सऊदाइजेशन का पार्ट नहीं होते। आपकी कंपनी में आप नॉन सऊदी काउंट नहीं हो रहे थे, आप सऊदी भी काउंट नहीं हो रहे थे। अच्छा मोहसिन भाई, ये बताएं कि आप किसको फॉलो करके या किसके होता है ना कि इंस्पायर होकर यहाँ तक पहुँचे हैं, और कोई रिग्रेट हो आपके दिल में? नबील, मैं जो हूँ, जिनको मैंने आइडियलाइज़ किया, मेरे फादर मरहूम महफूज आलम जलाली, उनकी 2010 में डेथ हो गई थी। तो मैंने अपने फादर को, और मेरे एक कज़न, उनकी भी डेथ हो गई, मसरूर भाई, उनको आइडलाइज़ किया। मसरूर भाई माशाल्लाह पेट्रोलियम इंजीनियर थे, और उन्होंने हमारी फैमिली को, हमारे घर को एक डिफ़िकल्ट टाइम के ऊपर जो है मतलब वो एक घर के सरबराह थे मेरे फादर के रिटायरमेंट के बाद। तो वो, और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जब हम लोग की सारी चीज़ें सेट हुई, तो अब्बू और मसरूर भाई दोनों इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इन दोनों ने हमारी फैमिली को बहुत आगे लेके गए, बहुत सपोर्ट की डिफ़िकल्ट टाइम में। तो जब मैंने अपने फादर को की जो वो ट्रेनिंग थी, जिसमें वो हमेशा एक बात कहा करते थे, और मैंने कई बार ये वीडियोस में भी लोगों ने मेरे साथ जो रिकॉर्ड किए हैं उसमें किया है, वो कहते थे कि कर भला हो भला। कभी कभी हम कहते थे अब्बू आप इतना लोगों की सपोर्ट के लिए वो करते हैं कि हमारी पढ़ाई इफेक्ट हो रही है, ये हो रही है, तो बेटा कर दो कोई बात नहीं। तो हर बार ये कहते थे बेटा कर भला हो भला। तो मैं ये समझता हूँ कि जो जिधर आज मैं हूँ, ये वही बातें थी, जो वही चीज़ें थी जो अब्बू ने सिखाई, और उसकी वजह से। क्योंकि मैंने आपको हमेशा एक हेल्पिंग हैंड के तौर पे देखा है, जब आपसे आप कभी ना नहीं कुछ ना कुछ आप करके करवा देते हैं काम। बिल्कुल यही कोशिश होती है, यही फादर से अडॉप्ट की हुई चीज़ है, और यही उन्होंने हमें सिखाई थी। और मैंने एक ऐसी चीज़, मेरे फादर विजनरी थे, वो आज से 20 साल पहले की चीज़ें ना बता देते थे कि ऐसा होगा, इस तरह करो। मैं यूके में बड़ी स्टेबल जॉब पे था, बहुत अच्छा काम कर रहा था। वो ही वॉज आफ्टर मी कि बस क्विट करो और सऊदी आओ, क्विट करो और सऊदी आओ। और जब मैं सऊदी आया और क्विट करके किया, तो फिर आई रियलाइज़ कि I started earning more money, 2 or 3 times more than UK. So then I realized कि his vision was different. तो but unfortunately वो उनकी बड़ी विश होती थी कि वो मक्का मदीना आएँ, रेगुलर आएँ, लेकिन वो कभी भी नहीं जा सके, क्योंकि जब हम लोग स्टेबल हुए तो उनकी उसके फ़ौरन बाद ही डेथ हो गई। चलो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन। और मेरे वाले साहब भी, क्योंकि वो डॉक्टर थे, और जैसे आप कह रहे हैं कि आप जब आपको कहते थे, हाँ। तो मेरा भी ये था कि उनको डॉक्टर थे, तो उनको कोई 2 बजे कॉल करके उठा रहा है पेशेंट पूछने के लिए डॉक्टर साहब ये है, या कोई घर पे आ रहा है कि डॉक्टर साहब यहाँ चलें। अब वो जा रहे हैं, मैंने बोला कि हर चीज़ की एक 9 to 5 जॉब होती है ना, वो करके बंदा बाहर आ गया उससे। लेकिन लोग आपको कभी कॉल कर रहे हैं एक पेशेंट, और बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, वो है, वो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, किसी को लेके जा रहे हैं कहीं, और वो क्योंकि पॉलिटिकल भी उनकी एफिलिएशन थी, तो उनके किसी की जॉब करवा रहे हैं। उनके बैग में हमेशा जो है ना वो सीवी का एक दस्ता होता था, माशाल्लाह। ठीक है, और वो सीवी उनके कोई पेशेंट को दे के चला गया, हमारे बेटे ने ये किया है, आप देख लें। अब वो कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। मैं अच्छा, वो कभी कभार लोगों से मिलने इस वजह से जा रहे होते थे कि किसी बंदे की जॉब करानी है, बिल्कुल ऐसी। तो उस टाइम ना मैं बड़ा एनॉय होता था, किन झंझटों में अपनी ज़िंदगी अपनी सुकून से गुजारें किस। लेकिन वो चीज़ मुझे तब क्लियर हुई जब मैंने उनकी तदफीन करके जब मैं आया, और तदफीन के टाइम पे जो 3 दिन लोग आए मुझसे मिलने के लिए, पता नहीं कौन कौन लोग, और उस टाइम वो रेफरेंस जब देते थे कि आपके वाले साहब ने हमारे लिए ये किया, इस टाइम हमारी इनकी जान बचाई, ये हाँ ये हेल्प की, तो उस टाइम मुझे लगा कि वो जो एक्यूमुलेट था जो कर रहे थे ना, वो दिखा उस टाइम। अब वो चीज़ जो मेरे सवाल था, कॉन्सेप्ट था, उसने मुझे चेंज किया। 2022 के ऑनवर्ड में एक डिफरेंट आदमी था, और मेरा भी यही था कि मुझे अब लोगों के लिए कुछ करना है,
क्योंकि असल चीज़ यही है जो हमारे साथ रहेगी और जो हमें जाने के बाद अच्छे लफ्ज़ों में लोग याद रखें, बजाय इसके कि हम अपनी चीज़ें जमा करने में लगे रहें। बिल्कुल ऐसे ही नहीं, यही है असल असल ज़िंदगी। और मेरे ख़्याल से जो हमारे बड़ों ने हमें ये चीज़ सिखाई है, जिधर मैं स्टैंड करता हूँ तुम भी स्टैंड करते हो। अगर हम कंपेयर करें जो हमारे जैसे क्वालिफाइड लोग हैं बहुत सारे, तो जिधर हम स्टैंड करते हैं वो यही वजह है, यही दुआएं हैं लोगों की जिसकी वजह से हम स्टैंड करते हैं। और जो रिग्रेट की बात की तुमने, तो बस यही रिग्रेट है कि वो दोनों लोग हमारे साथ नहीं हैं जब हमने ग्रो किया। चलें यार, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई, आबिदा हो गए आप भी, मुझे भी कर दिया। चलें इंशाल्लाह किसी दूसरे दिन फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।